2024 जो है, अभी हमको पर्सनली ये लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी को हराने के लायक कोई नहीं है। अगर 2024 के बाद कमज़ोर पड़ता है बीजेपी, तब समझ लीजिए 2029 में कुछ हो सकती है। क्यों होता है? आज हमने किसी को वोट दिया है एंटी बीजेपी को, कल वो आदमी जाके बीजेपी में क्यों वोट ज्वाइन कर लेता है? कानून नहीं बोल रहे, कानून ऐसा लाइए जिससे आप जीतिएगा 5 साल उसके ही साथ रहना होगा। फिर आगे भारत वन इंडिया वन इलेक्शन वो बात की बात है। पहले ये कानून लाइए, आप जिसके साथ शादी करिएगा 5 साल उसके साथ रहना। राहुल गांधी 2024 में नहीं हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हराएगा। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता हराएगी। आप दूसरी चीज़ बताइए, वेस्ट बंगाल में हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो सीटें हैं 42 सीट है, तो आपको क्या लगता है 42 में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? 30 के ऊपर मिलेगी बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को 30 सीट, उनके पास तो 30 कैंडिडेट सही से नहीं है यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे पार्टियां हैं, ठीक है, मगर एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी अकेले तो नहीं है ना, बीजेपी भी तो बहुत सारे बैसाखी के साथ चल रही है। तो बैसाखी का मतलब क्या, ईडी के साथ और सीबीआई के साथ थोड़ी चल रही हो? नहीं, वो बैसाखी है मतलब आप पार्टी उसके साथ जो पार्टियां हैं वो उसकी बैसाखी है, और ईडी, इनकम टैक्स, ये उसकी लाठी है जिससे डराती है वो। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। उनमें से एक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 2024 में बेरोज़गारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, इस पर इनकी क्या राय है। और इंडिया और भारत के अलावा आप देखिएगा राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, इनके बारे में इनकी क्या राय है, कौन प्रधानमंत्री के तौर पर जीत कर आ सकता है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी में। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या करते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद शुजाउद्दौला है और हम बिजनेसमैन हैं। क्या लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर कौन जीत के आ सकता है? 2024 में मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ही जीत के आएगा। क्यों लगता है कि 2024 में एक तरफ इतना महंगाई हुआ है, इतना बेरोज़गारी हुआ, आपको दोबारा लगता है कि इस मुद्दे के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में जीत सकते हैं? दोबारा नहीं है, तिबारा हो जाएगा। तिबारा इसलिए देखिए 3-4 मुद्दा उनके फेवर में है। पहला मुद्दा है कि सबसे बड़ी बात है, 30 से 35% हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को बता दिए हैं कि हिंदू खतरे में है। नहीं, आप खतरे क्यों बोल रहे हैं? उनको तो वोट मिला है ना, तो वोट तो खतरे से नहीं, उनको चाहने की वजह से भी तो वोट मिला होगा। नहीं तो उनके अचीवमेंट बताइए ना। अगर तो आप बताइएगा, अगर 400 का सिलेंडर 1200 में लेके कोई वोट दे रहा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ हम नहीं जानते कोई है। अभी 200 रुपये तो सिलेंडर का दाम कम भी हुआ है। अरे भाई 400 से 1200 हुआ था, तब आप कहाँ से पूछने के लिए? अभी आप 200 के लिए बोल रहे हैं। 200 के हिसाब से 4.5 का सामान 900 रुपये में डबल दाम में मिल रहा है। तो क्या लगता है कि 2024 में ये आम जनता है वो ये देख नहीं रही है कि उनको इतना महंगा सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी उनको 2024 में वो जीत सकते हैं? देखिए, अगर उस हिसाब से देखिएगा तो 70% जो है वोटर वो एंटी बीजेपी है, मगर जो 30% जो फॉर बीजेपी है वो एक जगह वोट गिरता है, और बाकी जो 70% वोट है वो 3-4 जगह गिरता था। इसलिए नरेंद्र मोदी आ जा रहे थे और अभी भी वही मुद्दा रहेगा। और एक उससे सोने पे सुहागा है कि अब राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। अब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो उनको सोने पे सुहागा मिल जाएगा, एक और मुद्दा मिल जाएगा उनको दिखाने के लिए, क्योंकि उनके पास और मुद्दा है नहीं दिखाने के लिए। वो जो 2014 में वादा किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो पब्लिक को ये नहीं समझा था कि बहुत कम हुई है महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, अभी जो आपने महंगाई का बोला, उन्होंने महंगाई बेरोज़गारी को लेकर 2014 में भी इलेक्शन जीता है और 2019 में भी जीता है, और 2024 में माना जाता है उनको एक बार फिर से यहाँ की जनता जिताएगी। ठीक है, महंगाई कम कहाँ हुआ है पहले ये बताइए ना। वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, महंगाई अगर कम नहीं हुई है तो लोग उनको वोट कैसे दे रहे हैं? तो वो महंगाई मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। वोट तो मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा मेन है हिंदू और मुस्लिम का, जो आप रोज़ देखते हैं पेपर में, उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो नहीं करते हैं। मैंने वो गंदा काम चपरासी के हाथ से करवाते हैं और खुद बॉस बने बैठे हैं। तो आपको लगता है ये जो अभी नया गठबंधन बना है इंडिया नाम से, तो आपको लगता है ये गठबंधन उनको हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, और भी कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े नेता एक साथ उन्होंने अपना गठबंधन बनाया, तो आपको नहीं लगता है कि ये इससे एनडीए को थोड़ा खतरा है? नहीं, ये एक्चुअली इंग्लिश में कहावत है ना, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ज़्यादा बावर्ची रहेगा तो बिरयानी नहीं बनेगा फिर।
नहीं, तो इसमें आप देखिएगा, अगर मान लीजिए अभी जो वोट जो बढ़ जाता था पहले, अभी ये वोट नहीं बटेगा, ठीक है। लेकिन पर्सनल ईगो, बहुत हर लीडर का पर्सनल ईगो, वो कभी कितना देर तक वो ईगो को बर्दाश्त करेगा, वो ईगो निकल जाएगा बाहर। नहीं, अगर मान लीजिए ये ईगो के आपके साथ भी, मान लीजिए आपने कहा ईगो है, ठीक है, ये ईगो को उन्होंने एक साइड करके उन्होंने अभी 3 बैठक हो चुकी है। अब जो बैठक होने वाली है वो सीट शेयरिंग को लेके होने वाली है। तो आपको नहीं लगता है कि जब इंडिया गठबंधन जो एक साथ हुई है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान है या गलत उनके लिए लगता है? देखिए, अगर पब्लिक अगर समझता है कि इंडिया जो गठबंधन है वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, तब वो देगा। मगर क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 साल से जो नैरेटिव दुनिया को, इंडिया के इंडियंस को जो बताया है, पूरे 10 साल से बताते बताते कुछ तबका को इस बात पर यकीन हो गया कि मोदी के अलावा इंडिया में अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि हर कोई बोलता है जो हुआ इंडिया में 2014 के बाद हुआ है। नहीं, जैसे कि आपने कहा वो कंगना रनौत का बयान था कि 2014 से पहले इंडिया कुछ नहीं था, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, तो अगर 2024 में अगर विपक्ष एक साथ हो रहा है, इसके बावजूद भी अगर विपक्ष नहीं हरा पाता है, तो आपको लगता नहीं कि आने वाले 10 साल या 15 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, आने वाले आप जो वोट दें 2024 की, आने वाले 50 साल को देख के दें? तो आपको क्या लगता है, अमित शाह का जो ये बयान था, यहाँ की पब्लिक उस बयान को लेगी? देखिए, वो बात एक अलग है कि अमित शाह ने क्या कहा है। वो 2024 जो है, अभी हमको पर्सनली ये लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी को हराने के लायक कोई नहीं है। अगर 2024 के बाद कमज़ोर पड़ता है बीजेपी, तब समझ लीजिए 2029 में कुछ हो सकती है। मगर अभी एट प्रेजेंट चांसेस बहुत कम है। हम तो 30% देंगे इंडिया को, भारत को, और 70% देंगे एनडीए को। आपने तो इंडिया और भारत का इसमें फ़र्क किया है। अब ये तो हमको भी नहीं समझ में आया कि फ़र्क है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। बस इनको एक कुछ दुनिया को, कोई इंडिया को कुछ दे नहीं सक रहे हैं ना इन लोग, बीजेपी। तो यही सब मैंने बैक टू पवेलियन ले आ रहे हैं, रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, आप संविधान में देखिएगा तो इंडिया और भारत तो दोनों एक ही है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो रहा है या प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, तब हम लोग को तो बैलगाड़ी में जाना चाहिए। अगर पीछे इंडिया अगर अंग्रेज़ की देन है, नहीं, इंडिया अंग्रेज़ के देन नहीं है, बता दूं आपको। हाँ, ठीक है, मगर हिंदुस्तान इनके मुतालिक तो इंडिया तो अंग्रेज़ की देन है ना। तो पैंट शर्ट भी तो अंग्रेज़ की देन है, गाड़ी भी अंग्रेज़ की देन है। तो क्या क्या हटाइए? हावड़ा ब्रिज भी अंग्रेज़ की देन है, तो पहले हावड़ा ब्रिज खोल के हटा दें, फिर आगे की बात करेंगे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। आप देखिएगा, वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था, उसको ममता बनर्जी ने बहुत बुरी तरीके से, यहाँ के जो संगठन थे बीजेपी का और यहाँ की उनकी जो पार्टी है, उनको बहुत बुरी तरीके से हराया था, ठीक है। दिल्ली में आप चलिएगा तो दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल को देखिएगा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, ये आप थोड़ा गलत बात बोल रहे हैं। वो जो हराया था वो असेंबली इलेक्शन में हराया था। तो वोट तो जनता ही देती है ना। असेंबली इलेक्शन, देखिए, आप अगर सही से एनालाइज करिएगा तो कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो जीतता है, असेंबली इलेक्शन में कभी कभी कोई और जीतता है, और लोकसभा इलेक्शन में भी कोई और जीत जाता है। पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक इतना जानती है कि कौन मेरे लिए कहाँ पे बेहतर साबित होगा, उस हिसाब से वोट देती है। आपका कहना ये है कि जो हिंदुस्तान के जो वोटर्स हैं, असेंबली में किसी और को चुनते हैं, और जब लोकसभा इलेक्शन में जब वोट देने जाते हैं वो किसी और को चुनते हैं। हाँ, जाहिर बात है, वरना एक इलेक्शन से सभी को चुन लेना चाहिए था। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो ये राय अभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका पहले तो फ़ायदा गिना है। अगर मान लीजिए एक साथ एक चुनाव अगर होता है तो जो भी खर्चा एक ही बार में हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि अच्छी बात है? नहीं, तो हमको बोलेंगे इससे पहले, सबसे पहले करिए, जिस सिंबल में जो इलेक्टेड होगा वो 5 साल उसी के साथ रहेगा। डिफेक्शन बंद कर दीजिए, उसके बाद आगे का बात करिए। ये डिफेक्शन क्यों होता है? आज हमने किसी को वोट दिया है एंटी बीजेपी को, कल वो आदमी जाके बीजेपी में क्यों वोट ज्वाइन कर लेता है? तो उनको लगता है कि यहाँ पे उस पार्टी में उसकी कदर नहीं हो रही। ये कानून लाइए जिससे आप, कानून तो है। नहीं, वो कानून नहीं बोल रहे। कानून ऐसा लाइए जिससे आप जीतिएगा, 5 साल उसके ही साथ रहना होगा। फिर आगे भारत वन इंडिया 1 इलेक्शन, वो बात की बात है। पहले ये कानून लाइए, आप जिसके साथ शादी करिएगा 5 साल उसके साथ रहना। कहना है कि अभी आप राहुल गांधी को देखिएगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी विकल्प हो सकते हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? नहीं, हम, मेरे हिसाब, पर्सनल ओपिनियन है, राहुल गांधी 2024 में नहीं हो सकते हैं। और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हराएगा। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता हराएगी।
नहीं, आपकी देखिएगा तो ममता बनर्जी भी एक बहुत बड़ा एक नेता है, ठीक है, उन्होंने बंगाल में हराया। अगर यहाँ पे 30 से ज़्यादा सीट आ जाती तो आपको लगता नहीं कि ममता बनर्जी उनको, अगर मौका उनको मिले तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं? लोकसभा इलेक्शन में वोट किस तरफ जाएगा अभी किसी को नहीं पता। ये अभी से प्रेडिक्शन मारना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नहीं, तो आप एक बात आइए, पहले से तो भारत की जो छवि है मजबूत हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, भारत की छवि मजबूत, भारत या इंडिया मजबूत जरूर हुई है। जब मजबूत हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो काम अच्छा हुआ होगा, तभी तो भारत की छवि मजबूत हुई है। नहीं तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके वजह से क्या है, भारत की छवि कमज़ोर हुई थी। बिल्कुल, इस बार इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके वजह से भारत की तस्वीर और इंडिया की तस्वीर मजबूत हुई थी। उस वक्त जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। आज अगर मजबूत है, आज प्रधानमंत्री यहाँ पे अगर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनके वजह से मजबूत हुई होगी। अगर मान लीजिए अगर स्टेट में अगर आप देखें कोई अच्छा काम होता है या कोई बड़ा काम होता है, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उनको श्रेय दिया जाता है। अभी चंद्रयान 3 में हम लोग गए, ठीक है, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसरो के साइंटिस्ट को। आप प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देना चाहते हैं? कोई भी प्रधानमंत्री रहता है, वो चंद्रयान तो वहाँ पहुँचता ही ना। नहीं, अगर मान लीजिए उनको अगर बजट का आवंटन नहीं किया गया होता, तो अगर कुछ दूसरी चीज़ सरकार होती तो बजट में आवंटन किया गया तभी तो वो इसरो हो या कोई भी हो, तो इसको आप कैसे? ये उनका काम था। उस हिसाब से देखिए नरेंद्र मोदी जो लॉकडाउन के वक्त जो एक बात में पूरा फुल लॉकडाउन कर दिए थे, तभी भी तो वो अब श्रेय ले रहे हैं, उनका अचीवमेंट ले रहे हैं कि जो लोग जो पैदल आ रहे थे वो भी उनका अचीवमेंट से। तो लेकिन आप देखिएगा कोविड-19 को देखिएगा तो कोविड में जिस तरीके से वो उन्होंने इलेक्शन में अपना जीता है। आपका यूपी का इलेक्शन देखिएगा 2019 में आप देखिएगा तो नोटबंदी हुई थी, ठीक है, उससे पहले नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में तो उन्होंने जीता है ना। ठीक है, नोटबंदी के बाद जीता है, कोविड के बाद जीता है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक उनका उपलब्धि के हिसाब से बताइए किस उपलब्धि से जीता है, हमको भी तो पता, आप हमको बताइए। वो हर जगह फेल है। अगर हिसाब से देखिएगा, बेरोज़गारी में फेल है, महंगाई में फेल है, तो किस में वो आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया? वो बुलेट ट्रेन बनाएंगे, तो मैंने आप कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के जाइएगा बॉम्बे, वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ के जाइएगा गुजरात, फिर गुजरात से ट्रेन पकड़ के जाइएगा कलकत्ता। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कि आपने आज से पहले अगर जाइएगा तो आप तो बैलगाड़ी में जाना नहीं चाहते हैं, तो आपने अपने आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इससे पहले तो आप जा नहीं सकते हैं, बैलगाड़ी में तो आप चढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको तो आगे ही देखना पड़ेगा, आपको तो बुलेट ट्रेन को तो देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बुलेट, ठीक है, बुलेट ट्रेन की ज़रूरत होना तो चाहिए ना। नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए। मेरे हिसाब से तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है ना, वही प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। नहीं, प्राइवेटाइज कैसे हो सकती है? ये हमारा देश तो आपका क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल की जो स्कीम्स होती हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट है हमारा, ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हम, मेरे पास उसका ऑप्शन है ना। आप एक काम करिए, आप बीजेपी है, कांग्रेस है, अपनी जगह रहे, हम लोग बाहर से लीडर लेकर आएंगे जो हमारे मुल्क चलाएंगे। आप एक बात बताइए, अभी आप कुछ दिन पहले आप देखिएगा 2-3 दिन हुआ कि एंकर्स को लेकर एक बयान आया था इंडिया गठबंधन की, वो लोग उसको बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, उनकी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? एकदम सही है। क्यों? अगर आप मान लीजिए एंकर्स की डिबेट में अगर नहीं जाइएगा तो अपनी बात को आप कैसे रखिएगा? नहीं, अपनी बात तो एंकर जो देखिए, पहले बीजेपी तो बहुत सारे एंकर को बैन कर दिए थे, अपने रवीश कुमार को, प्रसून वाजपेयी को, आरफा खानम शेरवानी को, ये सब उन लोग नहीं बुलाते थे। तब तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था। अभी इतना हल्ला गुल्ला की वजह बताइए। नहीं, अगर मेरा ये कहना है कि कोई भी एंकर अगर किसी एक पार्टी का पक्ष लेता है तब हो सकता है कि उनको पसंद नहीं हो। आज मान लीजिए जो एंकर्स आप देखिएगा तो आप भी तो वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने किया। नहीं, आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप एक मीडिया को अगर आप बैन कर रहे हैं या बॉयकॉट कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी तो वही किया था। तो बॉयकॉट का बदला बॉयकॉट से कैसे लेंगे आप? देखिए, वो अगर ये बात है कि वो जो एंकर है ना, वो कुछ भी करिएगा वो बीजेपी के हिसाब से ही बात करते हैं, और जो इंडिया गठबंधन के जो लोग जाएंगे उनको ऐसा बताएंगे कि बीजेपी ही है और आप लोग कुछ नहीं हो। इम्पार्शियलिटी उन लोग के पास नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि मान लीजिए इम्पार्शियलिटी का आपने कहा, तो मान लीजिए अभी जो एंकर्स है, तो आपको नहीं लगता है अभी के जो एंकर्स वो सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए इंडिया की जो भी नई सरकार बनी है, सरकार बनने आपका जो तैयारी हो रही है, तो इसलिए उन्होंने किया कि वो लोग उनके पक्ष को सही से दिखाते नहीं हैं। सुनिए, एंकर से जो इंडिया गठबंधन है, एंकर के थ्रू अपनी बात रखने के बजाय डायरेक्ट पब्लिक के सामने अपनी बात रखे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर साबित होगी। और जो इतनी सारी जो गठबंधन में देखें बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है वो प्रधानमंत्री के तौर पर आ सकते हैं?
नहीं, हमको नहीं लगता वो प्रधानमंत्री के अगर ऑपोजिशन में अगर कोई प्रधानमंत्री के लायक है तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। राहुल गांधी के अलावा और ममता बनर्जी, नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई भी इतना बड़ा नाम है, आपको नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी एक अगर बन जाता या कोई भी नाम अगर आगे करता तो उसके लिए फ़ायदा होता? मेरे हिसाब से फ़ायदा होता, मगर राहुल गांधी का नाम अगर सबसे आगे करे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का लीडर है ना, वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। और अगर सही से देखिए, इंडिया की पूरी आज़ादी के पहले से लेकर आज तक उसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रही है। इसलिए वो इतने सालों तक वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी उनके फैमिली से बहुत सारे लोग बने हैं। बात होती है अब कि अब अगर मान लीजिए राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, 2024 में जो अगर वो बन जाते हैं, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का जो कार्यकाल था उससे और बेहतर करेंगे या? वो एकदम बेहतर करेंगे, एकदम बेहतर, क्योंकि उनके खून में जो है ना ये क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं, माने मुल्क चलाने का ये है, उनके खून में है। और उनके पास जो एक्सपीरियंस, जितने तजुर्बाकार लोग हैं, तो बीजेपी के पास किसी के पास नहीं है। आप दूसरी चीज़ बताइए, वेस्ट बंगाल में हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो सीटें हैं 42 सीट है, तो आपको क्या लगता है 42 में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? 30 के ऊपर मिलेगी बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को 30 सीट, उनके पास तो 30 कैंडिडेट सही से नहीं है यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ेंगे। आप देखिएगा, अब मेरे हिसाब से मोर देन 50% सीट बीजेपी लाएगी। तो यहाँ पे आपका कहना है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसको उतनी सीटें नहीं मिलेगी? नहीं, सेंटर के हिसाब से पब्लिक बीजेपी को ही वोट देनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि यहाँ के लोग को बीजेपी को वोट देना चाहिए? लोग देंगे बीजेपी को वोट। नहीं, लोग क्यों देंगे वही तो बताइए ना, आप किसको वोट दीजिए? हम तो ये पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, ये आपका पर्सनल चीज़, आप जिसको वोट दें, तो आपको लगता है यहाँ के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? पब्लिक, मुझे यही लगता है कि लोकसभा में देखिएगा, कल बंगाल में बीजेपी अक्सरियत में रहेगी। लोकसभा के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन और आपका असेंबली में बंगाल में टीएमसी का बोलबाला रहेगा। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बंगाल की जो जनता है वो स्प्लिट वोट दे, यानी मतलब ये स्प्लिट दे सकती है, यानी सेंटर में कोई और हो और असेंबली में कोई और हो? जहाँ वो जिसको जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद उसको समझ में आएगा वहीं पे वो वोट देगी। तो आपने कहा फ़ायदेमंद यहाँ पे, तो लोग जो अभी यहाँ पे 42 सीटें हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अभी बीजेपी की तरफ से पहले जितना तरीके से अच्छे से कैंपेन हो रहा था, इस बार उन्होंने उस तरीके से कैंपेन स्टार्ट नहीं किया है। तो आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को लगता है यहाँ पे इतना कोई सीट मिलने वाला नहीं है? नहीं, वोट देखिए, वोट नहीं, मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से तैयारी की मैं बोल रहा हूँ। अगर 2019 को अगर आप देखें, 2019 में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के तौर पर यहाँ पे लड़ रही थी, ठीक है, और अभी जो है आपका देखिएगा 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे कोई भी आपका मतलब काम नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है यहाँ पे उनको कोई सीट मिलेगी नहीं? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। वो अपना वक्त आने पर ठीक उन लोगों का संगठन जाग जाएगा, सब अपना काम ठीक करने लगेगा। तो आपको लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है, ये जान के भी जिस तरीके से बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसके अलावा भी उनको लगता है कि आप सीट मिल जाएगी? हाँ, 2019 में भी तो बेरोज़गारी महंगाई वैसे ही थी ना। आप ये बताइए कि पहले से जो आपका कामकाज था, जो आपका जो इनकम था, पहले से कम हुआ या बेसी हुआ? आधा हो गया भाई। कम आधा हो गया है। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी कैसी है, और इंडिया गठबंधन अगर जीती है तो ये इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा आपको? हम अभी जो मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट है, ये बिज़नेस के लिए एकदम। आप पर कैसे असर पड़ता है अगर मान लीजिए सरकार चेंज होती है या यही सरकार रहती है, तो आपके बिज़नेस में फ़र्क कैसे पड़ता है? बेरोज़गारी, अगर रोज़गार लोगों को मिलेगा तो हर किसी के हाथ में पैसा आएंगे तो खर्च होगा, इकनॉमी बढ़ेगा। बेरोज़गारी बढ़ रहा है, इसका मतलब पैसा आपका सिस्टम से निकल जा रहा है। तो जब पैसा निकल जाएगा तो आपका हर किसी पर इसका असर पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आपने बताया कि पैसा अगर आएगा तो सब किसी पर असर पड़ेगा। तो 2024 में फिर से हम लोग आते हैं, ठीक है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष का नेता एक साथ है। आपको लगता है ये और भी आसान हो गया है उनके जीतने के लिए? हाँ, उनके लिए ये आसान हो गया, ये बीजेपी के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए और भी आसान हो गया है। हाँ, ताकि वो लोगों को बोल सके देखो एक अकेले, यानी कि मेरे पर सब मिलकर एक साथ मेरे पर हमला कर रहे हैं। हाँ, ये उनके लिए फ़ायदा में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है? फ़ायदा में जाएगा उनके लिए। मतलब आपदा में भी उनको लग रहा है अफसर, आपको डर लग रहा है? एकदम अफसर एकदम। तो ये जो इतनी सारी जो आपकी अभी मीटिंग होने वाली है, ठीक है, अभी आप देखिएगा इंडिया की और भी कई सारी मीटिंग होगी, अभी साझा रैली होने वाली है, ठीक है, यानी कि एक साथ एक मंच पे कई सारे नेता आपको देखने को मिलेंगे।
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपका है उनकी रैली होने वाली है। तो नरेंद्र मोदी की जो रैली होगी, आपको लगता है कि ये जो सारे नेता एक साथ आए हैं, ये ईडी का कहीं ना कहीं इनको डर है? नहीं, एक बात बताइए, एनडीए में भी तो बहुत सारे पार्टियाँ हैं, सिर्फ कि इंडिया में है क्या? तो आप उसको वो क्यों नहीं बोले? ईडी का जो आपका कार्यवाही है, तो ये सही है या गलत है? ईडी का कार्रवाई अभी हम नहीं बोला, हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे पार्टियां हैं, ठीक है, मगर एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी अकेले तो नहीं है ना, बीजेपी भी तो बहुत सारे बैसाखी के साथ चल रही है। तो बैसाखी का मतलब क्या, ईडी के साथ और सीबीआई के साथ थोड़ी चल रही हो? नहीं, वो बैसाखी है मतलब आप पार्टी उसके साथ जो पार्टियां हैं वो उसकी बैसाखी है, और ईडी, इनकम टैक्स, ये उसकी लाठी है जिससे डराती है वो। बाकी नहीं, तो डराती है तो इसका मतलब अगर आपने करप्शन किया होगा तभी तो आप डरिएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, तो आप तो हेमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो यही बीजेपी चिल्ला के कहती थी वो बहुत बड़ा चोर है। आज वो आसाम का चीफ मिनिस्टर हो गया तो क्या वो? तो उनके ऊपर जो केस चला वो तो चल ही रहा, केस खत्म तो नहीं हुआ। नहीं, तो केस खत्म नहीं हुआ, तो जब केस खत्म होगा तब ना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, ताकि वो बाइज्जत बड़ी होते। हाँ, तो अब वही सवाल तो आपसे मेरा फिर से है कि अगर जब तक उन पर आरोप लगे, जब तक वो साबित नहीं हो जाती, तो आप कैसे करप्शन कर सकते हैं उनको? सुनिए, तो अगर आरोप सिद्ध होने तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना, तो या बाइज्जत वैसे उस हिसाब से देखिएगा तो दर्जनों लीडर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जो अदर्स पार्टी में थे, और उन ख़ास तौर पर जो करप्शन चार्जेस जिनके पास था वो सब बीजेपी में आ गए हैं। ये क्या, ये एक विडम्बना नहीं है कि करप्शन? मतलब बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसके वजह से जितने भी करप्ट लोग हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, तो उनके जो भी मतलब वो है वो सब धुल जाता है पाप। नहीं, वो बीजेपी बोलता है ना करप्शन फ्री गवर्नमेंट। बीजेपी तो ये भी बोलती है जो भी उस पार्टी में आती है उसका केस ख़त्म नहीं होता है। जब केस ख़त्म नहीं होता तब तक तो वो आरोपी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो लोग छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं, जितने लोग को जेल में होना था उससे ज़्यादा बीजेपी में लोग हैं? सुनिए ना, ये तो दुनिया को पता है कि कौन चोर है कौन साहूकार है। अभी ऑन कैमरा रुपया लेते हुए शुभेंदु अधिकारी को दिखाया गया है, और आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में, इसका विडम्बना है ये तो केस चल रहा है, केस तो बंद नहीं हुआ। नहीं, तो ये पैराडॉक्स है ना। अगर आप अब केस क्या है, आप कैमरा में पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं, फिर केस क्या है? उसके बाद और क्या केस होगा? आप कल को छुरी मारते हुए भी पकड़ा जाएगा, बोले ये भी केस चल रहा है। जब आप लाइव टेलीकास्ट में मर्डर करिएगा उसके बाद बोलिएगा कि नहीं ये केस चल रहा है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात आम जनता से, और आने वाले दिनों में और कोशिश करेंगे और भी लोगों से हम लोग बात करने की।